वेलकम टू ब्लूमिंग रोज अकेडमी। आज दूसरा लेक्चर है हमारा। कल हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़े थे। आज उनका जो क्लास 9 की 26 में जो पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा पढ़ने से पहले यानी इनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में भी जानेंगे। कल प्रेमचंद के बारे में बताया भी गया था कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में लमई बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो प्रेमचंद का जो एजुकेशन था, शिक्षा था, वो बीए तक हुई। उनका जो रचना का माध्यम था यानी उन्होंने अपने यथार्थ यानी जो उन्होंने देखा, सुना, जिया, उन्होंने अपने रचना का माध्यम ठीक उसी को बनाया। इसीलिए वो यथार्थ आदर्शोन्मुख धारा से प्रभावित थे। यानी जो कुछ समय में चल रहा था, देख रहे थे, उसी को उन्होंने अपने रचना का माध्यम बनाया। तरह कि जब जिस समय उन्होंने रचना कर रहे थे तो वह हमारा देश गुलाम था। दो बैलों की कथा जिस टाइम लिखे 1931 यानी 1931 में इन्होंने दो बैलों की कथा लिखी। उस समय जो कृषक समाज और पशुओं की जो भावनात्मक भावना थी, उन्होंने इस दो बैलों की कथा में उजागर किया है। देखा गया कि जो हमारा देश गुलाम हुआ था, उसमें अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी। उसमें मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा था। जो अंग्रेजी हुकूमत थी, भारतीय लोगों पे पशुओं जैसा व्यवहार कर रही थी, जबकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में मनुष्य ही नहीं पशुओं से भी अच्छा व्यवहार किया जाता है। यानी मुंशी प्रेमचंद्र जो अंग्रेजी हुकूमत में जो कुछ देख रहे थे, जो जमींदारी व्यवस्थाओं में जो शोषण हो रहे थे, उनको देखते हुए ये लिखते हैं। यानी दो बैलों की कथा उनका एक माध्यम है। उन्होंने ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारे यहाँ हमारी जो जनता है इस गुलामी की दास्तां में जी रही थी। कैसे करें कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। जैसे दो बैलों की कथा में हीरा मोती हैं, वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। वैसे ही अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं। दो बैलों की कथा का सारांश जानते हैं। दो बैलों की कथा 1931 में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। कहा जाता है कि यदि इस दुनिया में यदि बुद्धिहीन प्राणी यदि माना जाता है तो गधे को माना जाता है, यानी गधे को माना जाता है। कहते हैं कि पहले दर्जे का यदि आदमी को कोई उपमा दी जाती है तो वह गधे को दी जाती है। उसके बाद यदि किसी को यदि सबसे अधिक परिश्रमी या मेहनती या उसके यानी समान यदि किसी की बात की जाती है तो उससे थोड़ा सा कुछ कम बैल को दी जाती है। यानी उसी बैल की कहानी यानी दो बैलों की कथा में मुंशी प्रेमचंद ये उजागर करते हैं। यानी इसमें जो पात्र है झूरी के पास एक किसान रहता है, उसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ की हर जनता कृषि पे लगभग आश्रित है। तो झूरी भी इन दोनों बैलों के साथ प्रसन्नतापूर्वक खेती करता है, रहता है। उधर जो हमारा देश है गुलामी में जी रहा था। यानी इधर एक अंग्रेजों का शासन है जो भारतीय किसानों पे दिनों प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेखक अपने आंखों से देख रहा है। फिर इधर जो गरीब जनता है, किसान है, वो भी कर रहे हैं।
एक दिन झोरी की पत्नी का भाई आता है और इनको अपने गांव, इन बैलों को अपने गांव ले जाने की बात करता है। जैसे हम आपको बता दें कि जो दोनों बैल है, यानी दोनों बैलों की जो बात की गई है वह यहाँ, अब हम मानते हैं कि पशु बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि एकदम इनको सजीव रूप में दिखाया गया है कि यानी यहाँ बैल बोल रहे हैं, यानी जो कवि है यानी अपने स्तर से उनको सजीव बनाया हुआ है, यानी सजीव बनाकर बातें कर रहा है। यानी जैसे ही दोनों बैलों को ये पता चलता है कि उनका जो झोरी का जो साला है वो लेके जाएगा, तो अनमने ढंग से वो जाने को तैयार होते हैं, जाते हैं। जैसे ही कुछ दूर जाते हैं फिर वो जाते हैं और बीच रास्ते से ही वो भाग आते हैं। इस पर जैसे ही वो सुबह से देखते हैं कि दोनों बैल थान, यानी जो गाय बैलों के खाने का जगह होता है उस पर खड़े देखकर जो झोरी की पत्नी होती है जल भुन जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, सूखा रूखा भूसा डाल देती है, चोकर खली कुछ नहीं डालती है। इस पे थोड़ा सा बैलों को कुछ दुख होता है, लेकिन फिर भी वो शांति भाव से खा लेते हैं। अगले दिन झोरी का जो साला है वो आता है, फिर ले जाने की बात करता है, ले जाता है, घिसते बांधते हो उन्हें अपने दरवाजे पे ले जाता है और उन्हें मोटे मोटे रस्सों से बांध देता है और उनके सामने सूखा पुआल डालता है। वो उनके दरवाजे पे पहुंचने के बाद रुके सूखे पुआलों को वो खाते नहीं हैं, अनमने ढंग से रहते हैं। फिर झोरी का साला उन्हें खेतों में ले जाके दिन रात मतलब दिन भर काम करता है और शाम को ऐसे ही उनको थान पे बांधता है और कुछ नहीं डालता है, सिर्फ सूखा पुआल डालता है। ऐसे 2-3-4 दिन चलता रहता है। उनके घर में एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसको यह देखकर उन बैलों के प्रति सहानुभूति जगती है और उनको रात में कुछ रोटी लाके खिलाती है। यह ऐसे ही 1-2-4 दिन चलता रहा। लड़की देखती है, फिर क्या करती है, उन बैलों को खोल देती है और चिल्लाने लगती है कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब झोरी का साला निकलता है, झोरी का साला गया होता है वो निकलता है और दौड़ाने लगता है। हीरा और मोती पूरे जोर के साथ वहाँ से भागते हैं। रात का समय है, भागते समय वो रास्ता भटक जाते हैं। भूख लगी रहती है बहुत, कई दिनों से अच्छे से न खाने की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। एक जगह हरे भरे खेत में चरने लगते हैं, तब तक खेत का मालिक उन्हें पकड़ लेता है और कांजी हाउस यानी पशुओं को रखने की एक जगह होती है, सरकारी एक जगह होता है जहाँ अवैध रूप से जो जानवर घूमते फिरते उनको कैद करके रखा जाता है। उनको वहाँ रख दिया जाता है। वहाँ उनको ऐसे उसमें बहुत सारे जानवर जैसे गद्दे, भैंस, गाय, बकरी आदि पड़े रहते हैं जो एकदम अब मरणासन यानी मरने की स्थिति में पहुँच जाते हैं। कुछ इतने दुर्बल वो जानवर पड़े रहते हैं कि जो उठ बैठ नहीं सकते हैं। हीरा मोती ऐसा दृश्य देखकर उनका मन खिन्न हो जाता है। यही नहीं, ठीक यही स्थिति हमारे देश की भी थी। यानी ये जो 2 बैलों की कथा लिखना सिर्फ ये 2 बैलों की ही बात नहीं लेखक करता है, लेखक उनकी बात करता है कि हमारे देश की स्थिति ठीक ऐसे ही थी। हमारा देश भी एक जेल, जो लोग थे एक जेल की तरह जी रहे थे, यानी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जी रहे थे। वो अपने स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकते थे। जैसे हीरा मोती उस कांजी हाउस में बंद थे और अन्य जो जानवर मरणासन कुछ ऐसी स्थिति में जो उठ बैठ नहीं सकते थे। हीरा मोती ऐसे दृश्य को देखते हैं। जो मोती होता है थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होता है, ठीक उसी तरह हमारे देश में 2 दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक जो हीरा और मोती भी है ठीक इसी स्वभाव के थे। मोती थोड़ा उग्र यानी गर्म दल का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो हीरा है वह नरम दल का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन हम जब देश गुलाम की स्थिति गुलाम में जी रहा था उस चीज़ों को यदि हम इतिहास से जोड़ते हुए चले तो ये ऐसी स्थिति है।
फिर हीरा और मोती एक बनाते हैं कि हम इस कांजी हाउस की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन हीरा मना करता है। लेकिन मोती का स्वभाव उग्र होने के कारण वो कहता है कि हमें यहाँ स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, स्वतंत्रता के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ता है। मोती के इस व्यवहार से हीरा कुछ संतुष्ट होता है, कहता है कि हाँ आज़ादी करे हमारे ही लिए नहीं, इन जानवरों के लिए भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो इस मरणासन और कमज़ोर पड़ गया। मोती अपने नुकीले और तेज सींगों के द्वारा कांजी हाउस की कच्ची दीवारों को ठोकरें मारता है। धीरे धीरे मारते मारते मोती थकता है। फिर हीरा भी जोर लगाता है और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो कि कांजी हाउस की जो कच्ची दीवारें होती हैं ढह जाती हैं और सारे जानवर भाग जाते हैं। जो 2 जानवर बचे नहीं भागते हैं, फिर मोती उन्हें सींग मार के भगाता है। लेकिन लास्ट में सुबह हो जाती है और हीरा को पकड़ लिया जाता है। इसे देखकर मोती भी नहीं भागता। कैसे वो अपने एक मित्र को छोड़ दे जो इसका जीवन साथी है, जो उसके हर समय उसका साथ देता है। यानी उसके अंदर एक मित्रवत व्यवहार है। यानी एक दोस्त के पकड़े जाने पर दूसरा दोस्त भी अपने को बच जाता है। कांजी हाउस में उसे बहुत मतलब बहुत टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है। फिर वो भागने में सफल होते हैं। जैसे वो भागते हैं, एक खेत में से गुजरते हैं तो एक तगड़ा मोटा सांड फुफकारता हुआ आता है। ये कांजी हाउस में बंद होने की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के जो अदम्य साहस है, जो हिम्मत है, दोनों एक साथ मिलकर उस सांड से टक्कर लेते हैं और सांड को मार भगाते हैं। फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं। इस स्थिति में कांजी हाउस में मतलब बंद रहने के समय ही उनको नीलाम किया जाता है। दोबारा जब पकड़ लिए जाते हैं हीरा मोती, तो फिर इनका नीलाम किया जाता है। एक बूढ़ा दड़ियल इनको खरीदता है और अपने साथ लेकर चल देता है। लेकर चलने के बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हम जिस रास्ते से ये हमें खरीदार लेके जा रहा है, उस रास्ते से हम लोग गुजरे हुए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। वही चीज परिचित स्थान, हरे हरे खेत जो आते हैं, जिनको हीरा मोती और हमेशा करते रहते हैं। वो कुआं जहाँ ये चरनी चलाते रहते हैं। इसे देखकर उन्हें ये महसूस हुआ कि हमारा घर नज़दीक आ जाता है, नज़दीक आ गया है। फिर वो वहाँ से तेजी के साथ रस्सी छुड़ाकर भागते हैं और आके अपने जिस स्थान पे वो पहले छुरी के यहाँ खाते थे वहाँ खड़े हो जाते हैं। छुरी देखकर अति प्रसन्न होता है और इनके गले में हाथ डालकर इनके पीठ को थपथपाता है। तब तक जो खरीदार होता है दड़ियल उनके पास पहुंचता है और इनके जो पगैया होते हैं, यानी जो रस्सी होती है जो इनके गले में बंधी होती है, उनको पकड़कर खींच कर ले जाने के लिए तत्पर होता है। तब झूरी बोलता है ये हमारे बैल हैं। दड़ियल बोलता है नहीं, ये हमारे नहीं, मैं इसे नीलाम में खरीदा हूँ, इसे ले जाना चाहता। लेकिन मोती थोड़ा उग्र स्वभाव होने के कारण वह सिंह दड़ियल के ऊपर मारता है, लेकिन दड़ियल पीछे हटता है और फिर मोती उसे दौड़ाता है और दड़ियल भाग जाता है। फिर चिल्लाता रहता है कि मैं इसे फिर लेके जाऊंगा या इसे गोली मार दूंगा। फिर उसके बाद झूरी की पत्नी आती है और उन्हें गले लगा देती है। फिर नाद में चारा भूसा खली डालती है। इससे यही ये 2 बैलों की कथा का पटाक्षेप होता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टाइम में हम इसके बारे में और प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।